हो गया, ठीक। चलो तो शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा चैप्टर है उसका दूसरे लेक्चर का। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया था, ठीक है, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे। उसके अंतर्गत सबसे पहले बात की थी किसका, अरस्तु का, कि अरस्तु ने किस प्रकार से पादपों को वर्गीकृत करके 3 भागों में बांटा था और जंतु को वर्गीकृत करके कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में, एक तो आरबीसी युक्त और एक आरबीसी विहीन, एनाइमा और एनीमा, याद है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, क्लासिफिकेशन किसका, कैरोलस लिनियस का। कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जितने भी तुम्हारे जीव हैं उनको कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में, एक पादप जगत और एक जंतु जगत, 2 भागों में डिवाइड किया था। उसके बाद तीसरा कौन सा वैज्ञानिक आया है, तीसरा वैज्ञानिक, चलो बताओ, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल आया, उसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और तीसरा नंबर में कौन से जगत का निर्माण किया, प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत, प्रोटिस्टा। उसके बाद कोपलैंड नामक एक वैज्ञानिक आया, चौथे नंबर का जगत, कौन सा जगत, मोनेरा जगत, उसका क्या किया, निर्माण किया, जिसमें जितने भी बैक्टीरिया थे उन सभी को क्या किया, शामिल किया। उसके बाद लास्ट में आपका 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें फंजाई का स्थान निश्चित किया गया, किसने किया, आर.एच. विटेकर ने। किसने किया है, आर.एच. विटेकर ने। और कितना आधार माना है 5 जगत वर्गीकरण का, 5 आधार। कितना, 5 आधार। सबसे पहला क्या था, सेल का स्ट्रक्चर, दूसरा क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद क्या था, न्यूट्रिशन, उसके बाद क्या था उनका रिप्रोडक्शन, और सबसे लास्ट में क्या था, फाइलोजेनेसिटी, मतलब जाति वृत्तीयता। क्लियर है। तो ये टोटल कितना आधार माना, 5, और 5 आधार को वर्गीकरण का अपना आधार मान करके कितने जगत में डिवाइड कर दिया, टोटल संपूर्ण जीवों को 5 जगत में। क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा 3 डोमेन सिस्टम भी है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, जिसको कार्ल वुश द्वारा दिया गया था। उतना ज़्यादा एमपी नहीं है, लेकिन हाँ ये इतना जानना है कि मोनेरा जगत को इसमें कितने भागों में बांट दिया था, 2 भागों में, एक आर्किया, ठीक है, और एक यूकैरिया। क्या था, यूकैरिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, और एक नॉर्मल बैक्टीरिया का समूह था। यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से 3 डोमेन सिस्टम आया था, मोनेरा जगत को 2 भागों में डिवाइड किया था, बस और कुछ नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया था। तो लास्ट हम लोग जो देखे थे, ध्यान से समझना, क्या देखे थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक बार उसको शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं, ठीक है, माइंड मैप टाइप से बना लेते हैं। देखो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें सबसे पहले कौन से जगत का निर्माण किया गया है, आपका प्लांट का। इसका प्लांट का। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा याद करने के तरीके से बनाते हैं ना। देखो जीव कितने प्रकार के रहते हैं, 2 प्रकार के रहते हैं, ठीक है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे चला इसके बारे में बता रहा हूँ ना, और ये बहुत सारा तुम्हारा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है। देखो जीव कितने प्रकार के रहते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक, एक होता है आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है ना, इसमें प्रोकैरियोटिक जीव में ध्यान से समझना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसको रखा गया उसका नाम क्या रखा गया, मोनेरा जगत, जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया को रखा गया। इसको रखा गया, बैक्टीरिया को। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले तो ये जानो, प्रोकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म थे उनको किसके अंतर्गत रखा है, मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यूकैरियोटिक को भी ये कितने भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में। एक तो है आपका यूनिसेल्युलर, और एक है क्या आपका मल्टीसेल्युलर, बहुकोषीय, मल्टीसेल्युलर। क्लियर है। यूनिसेल्युलर जीव में, ठीक है ना, जिनको रखा गया यूकैरियोटिक का, उसको कौन से जगत के अंतर्गत रखा गया, प्रोटिस्टा जगत। कौन से जगत के अंतर्गत रखा गया, प्रोटिस्टा। क्लियर है, कौन से जगत में रखा गया, प्रोटिस्टा। और मल्टीसेल्युलर जो जीव थे उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में। एक तो रखा गया कौन सा, फंजाई, एक है आपका एनिमल, और एक है आपका क्या, प्लांट। क्या है, प्लांट। लिखो जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा याद रखना, जो मोनेरा जगत रहता है ना, इसका न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, वो बहुत तगड़ा रहता है। मतलब ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफ, मतलब खुद अपना भोजन बना सकता है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफ भी 2 टाइप से रहता है, फोटो ऑटोट्रॉफ,
और कीमो ऑटोट्रॉफ, प्रकाश की सहायता से भी भोजन बना सकता है और केमिकल की सहायता से भी बनाता है। वैसे ये हेटेरोट्रॉफ भी रहता है, विषमपोषी भी होता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बहुत सारा प्रकार से, यानी न्यूट्रिशन जो रहता है वो बहुत ही तगड़ा रहता है। क्लियर है ना? स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन इसका जो न्यूट्रिशन रहता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्लियर है ना? बहुत ज़्यादा तुम लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो प्रोटिस्टा जगत के जीव है ना, कौन से जगत के जीव? प्रोटिस्टा जगत के, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है ना? ऑटोट्रॉफ होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ, स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी। फंजाई जो रहता है स्वपोषी होता ही नहीं है, ये ओनली क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ, विषमपोषी होता है। क्या होता है? विषमपोषी। क्लियर है? एनिमल भी जानते हो अपना भोजन खुद बनाते हैं क्या? नहीं। ठीक है, दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे जो भोजन बना रहे थे तो ये भी क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ। और प्लांट के बारे में सबको पता है, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। तो पोषण से रिलेटेड ये चार्ट बनाओ जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन। जितना भी प्रकार का पोषण पाया जाता है ना, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, सब प्रकार का किसमें पाया जाता है? आपका मोनेरा जगत में। क्लियर है ना? फोटो ऑटोट्रॉफ भी ऑक्सीजनिक, एनऑक्सीजनिक हो सकता है। कीमोट्रॉफ भी अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, ये और डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। मतलब सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन किसमें पाया जाएगा? मोनेरा जगत में। किसमें पाया जाता है? मोनेरा जगत में। क्लियर है? चल आगे बढ़ जाएं क्या? लिख लिए? ठीक है, अब ये 5 जगत वर्गीकरण है, ध्यान समझना। इसका कुछ कुछ क्या है? अपवाद है। क्या है? कुछ कुछ अपवाद है। ठीक है, जैसे कि ध्यान से समझना, इसमें क्या किया गया है? बहुत सारे जीवों को रखा तो गया है किसमें? प्रोटिस्टा जगत में, लेकिन उसके गुणों का अध्ययन करते हैं किसमें? प्लांट किंगडम में। किसमें करते हैं? प्लांट किंगडम में। वायरस को कोई स्थान नहीं दिया गया। इसका जो भी क्या बोलना चाहिए, अपवाद है या कमी है, इसको तुम लोग अपने बुक से देख कर लिख लेना ना। ठीक है, वो उतना ज़्यादा एमपी नहीं है। सबसे ज़्यादा तो आईएमपी ये है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का आधार क्या था? CBNPR। ठीक है ना, 5 लोग बताया था ना कल में, वो है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कुछ आईएमपी पॉइंट जो NCERT बोलता है, क्या बोलता है? ध्यान से देखो, यीस्ट जो है वो एक फंजाई है, और कैसा है? ये यूनिसेल्युलर होता है। क्या होता है? यूनिसेल्युलर। हम लोग क्या देखे थे? फंजाई क्या होता है? मल्टीसेल्युलर होता है। लेकिन अपवाद देखो, यीस्ट क्या है? यूनिसेल्युलर है। क्लियर है ना? अच्छा, दूसरा याद रखना, स्पाइरुलिना जो है, स्पाइरुलिना को सिंगल सेल प्रोटीन भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, जो कि एक प्रकार का क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल, क्या बोलते हैं इसको? नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन से किंगडम में आता है? देखो, एल्गी बोल रहे हैं, क्लियर है ना, लेकिन ये रहता कौन से किंगडम में है? मोनेरा किंगडम में, मोनेरा जगत में। कौन से जगत में? मोनेरा जगत में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और याद रखना, अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम कौन से जगत के जीव हैं? प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं। कौन से जगत के जीव हैं? प्रोटिस्टा जगत के। ठीक है, यहीं से आएगा ना क्वेश्चन, कभी भी आएगा तो घुमा करके देगा। तो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और एक आध उदाहरण, जैसे कि हाँ, क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास,
ये सिंगल सेल के ग्रीन एल्गी है ना, सिंगल सेल ग्रीन एल्गी है, सिंगल सेल ग्रीन एल्गी है। क्लियर है? सिंगल सेल ग्रीन एल्गी हैं और किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। किसमें आते हैं ये? प्रोटिस्टा जगत। और इसके जितना भी गुण वगैरह पढ़ोगे ना, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास का गुण को पढ़ते हैं किसमें? शैवाल में, शैवाल जगत, शैवाल यानी कि पादप जगत में। रखा भले गया है किसमें? प्रोटिस्टा में, लेकिन इसका जितना भी गुण वगैरह पढ़ोगे वो किसमें पढ़ोगे तुम लोग? शैवाल में, ठीक है, जो कि पादप जगत के अंतर्गत आता है। क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास किसके अंतर्गत आता है? अब तुम्हारे दिमाग में ये चलेगा क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, तो इसको हम लोग पादप जगत में रखेंगे, लेकिन किसमें रखा गया है? प्रोटिस्टा। बस गुण को पढ़ते हैं किसमें? शैवाल के साथ। यहाँ तक क्लियर है? तो इतना पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा आता है। क्लियर है? चलो जल्दी लिखो। हो गया क्या? ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो भी रहेगा उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे मुनेरा जगत करके, ठीक है ना? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। चलो, तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आज मुनेरा जगत के बारे में। मैं आप लोगों को बताया था कि मुनेरा जगत में मुख्यतः किसको लिया जाता है? बैक्टीरिया को। सबसे ज़्यादा जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? मुनेरा जगत, ये जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें सबसे ज़्यादा एमपी है, ठीक है। शुरुआत के 3 जगत हैं, जिसमें कि आपका कौन कौन सा जगत? मुनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और फंजाई जगत। सबसे ज़्यादा लंबा टाइम कौन लेगा? मुनेरा जगत, और इसी को हमको अच्छे से पढ़ना है, डील करना है। क्लियर है? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मुनेरा कहाँ पाया जाता है, मुनेरा का शेप कैसे कैसे हो सकता है। उसके बाद शुरुआत कर देंगे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ मुनेरा। क्लियर है कि नहीं? और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करें हम लोग दूसरे लेक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। कौन सा? मुनेरा जगत। और उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो टॉपिक है आपका सेल जो चैप्टर है ना, उसमें सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में दिया है, तो हम लोग उस टॉपिक से उठा रहे हैं। क्लियर है ना? प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है कि आपका बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। चल शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग किसका? मुनेरा जगत। लिखते जाना भाई आप लोग भी, मुनेरा किंगडम, मुनेरा किंगडम, ठीक है। सबसे पहला एमपी पॉइंट ये रहेगा कि सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी जगत में पाए जाते हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी में शामिल है, इसी में शामिल है। क्लियर है? अच्छा, मुनेरा जगत में ही, ठीक है ना, हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है बताया था सबसे पहले आपको। बैक्टीरिया को शामिल किया गया है, कुछ शैवाल को शामिल किया गया है, PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनको शामिल किया गया है, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा को शामिल किया गया है, माइकोप्लाज्मा, इनको शामिल किया गया है, माइकोप्लाज्मा को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग मेनली हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे अभी? ठीक है, मेनली हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में इस चैप्टर में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी 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 लिखो। ठीक है, याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना। ये जो रहते हैं, ठीक है, ये सामान्यता
छोटे होते हैं, सामान्यतः छोटे होते हैं, व तेजी से गुणन करते हैं, तेजी से गुणन करते हैं। किसकी अपेक्षा? यूकेरियोटिक कोशिका की अपेक्षा। यूकेरियोटिक कोशिका के अपेक्षा। क्लियर है? ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिका रहेगा, उससे भी छोटा रहता है कि आपका मोनेरा जगत के जीव, और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गुणन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जनन करते हैं। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? और ये जो आपका मोनेरा जगत है, इसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले बैक्टीरिया का देखते हैं हैबिटाट, यानी कि वो कहाँ पाया जाता है। ऐसे ही पॉइंट में चलेगा, मैं कैसे कैसे पढ़ाऊँगा देखो। सबसे पहले हैबिटाट बताऊँगा, वो रहता कहाँ है, उसके बाद उसका शेप बताऊँगा, ठीक है ना। कुछ भी पढ़ाऊँ, कोई भी जगत पढ़ाऊँगा तो हमेशा ये ट्रेंड रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके बाद हम लोग उसका न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, क्योंकि वो किस प्रकार से पोषण प्राप्त करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका रिप्रोडक्शन, क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन, कि वो कौन कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकता है। और उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे क्या? उसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, कि उसका आर्थिक महत्व क्या क्या है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियर है? चाहे हम लोग प्रोटिस्टा जगत पढ़े, चाहे बैक्टीरिया जगत पढ़े, समझ रहे हो ना, यानी मोनेरा जगत के बारे में पढ़े। अच्छा, एक टॉपिक और छोड़ दिया मैं, एक और टॉपिक तुम लोग पढ़ सकते हो इसमें, क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ सकते हो? क्लासिफिकेशन। उसको कैसे कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं और कितने प्रकार का ये हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो सेम टू सेम यही ट्रेंड में हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? मोनेरा जगत के बारे में। मतलब मोनेरा जगत का जो प्रमुख जीव है क्या? बैक्टीरिया, उसके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उसका हैबिटाट, उसके बाद उसका शेप और उसका स्ट्रक्चर, देन इन सभी बातों को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हमेशा यही पैटर्न में तुमको हर चीज़ याद होना चाहिए, हर जगत के बारे में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? इसका हैबिटाट। ठीक है, चलो। क्या होता है हैबिटाट? मोनेरा जगत के जो जीव रहते हैं कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं। मतलब सर्वत्र पाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति जहाँ की जीवन पाया नहीं जा सकता, उन स्थानों पर भी पाया जा सकता है। देखो, नॉर्मल जगह में तो पाया ही जाएगा, लेकिन जहाँ का ऐसा वातावरण हो, प्रतिकूल वातावरण, जैसे प्रतिकूल वातावरण जैसे कैसे, कैसा कैसा वातावरण है? ज्वालामुखी, क्या वहाँ कोई नॉर्मल जीव रह सकता है? क्या नहीं, लेकिन बैक्टीरिया रह सकता है। गर्म झरना है, गर्म झरना, उनमें पाया जा सकता है। मतलब प्रतिकूल वातावरण में भी पाया जा सकता है। इस कारण इसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, या सर्वत्र पाया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। और कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? तुम्हारा रेगिस्तान में भी पाया जा सकता है, समझ आ रहा है? बर्फ़ में भी पाया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसे कोई भी जो प्रतिकूल वातावरण है, उन सभी में पाए जाने का संभावना किसका रहता है? आपका बैक्टीरिया का। क्लियर है? दूसरा टॉपिक देखिए क्या, दूसरा है आपका क्या? इसका शेप। ये कौन कौन से आकृति का हो सकता है? क्लियर है ना? इसका आकृति कैसे कैसे हो सकता है? ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया रहता है वो अलग अलग शेप का रहता है। सबसे पहला शेप है इसका कोकस। क्या? कोकस। कोकस शेप मतलब गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार। फोकस शेप मतलब क्या होता है आपका? गोलाकार, स्फेरिकल होता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि मान लो मात्र और मात्र इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, एक गोला है, या फिर ऐसा है कि एक गोला है, या ऐसा हो गया, दो ठोक है ऐसे। जब एक गोला है तो इसको बोल रहा हूँ मैं क्या? मोनोकोकस। क्या बोल रहा हूँ मैं? मोनोकोकस। दो ठोक हो जाएगा तो क्या बोलूँगा मैं? डिप्लोकोकस। क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकस। समझ आ रहा है कि नहीं? जब इसके स्ट्रक्चर गोला कर रहा है तो उसको कोकस बोलते हैं, एक गोला बस है तो मोनोकोकस, दो ठोक है तो डिप्लोकोकस। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, मान लो लाइन से ऐसा रहे, बहुत सारा रह जाए तो, ठीक है ना, ये एक, फिर ये दो, तीन, चार, पाँच, मान लो इन सभी को एकदम एक क्रम में जमा रहा हूँ, ऐसा इस टाइप से, ऐसे लाइन से जमा हुआ है ना, एक ही जैसा, जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। क्लियर है? मान लो ऐसे गुच्छे के स्वरूप में पाया जाए। कैसे गुच्छे के स्वरूप में पाया जाए? ध्यान से समझना।
मान लो ये ऐसा है, 1 2 ये 3, ठीक है। देखो एक मिनट रुको जी, ऐसा देखो इस तरीके से बंच के रूप में है, गुच्छे के रूप में है, मान लो ये ऐसा। ये देखो ऐसा बंच है, पूरा पूरा एक साथ गुच्छा जैसा पाया गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ऐसा पूरा बंच के रूप में पाया जाएगा तो इसको बोलेंगे स्टाफाइलोकोकस। अंगूर के गुच्छे के समान, अंगूर के गुच्छे के समान स्टाफाइलोकोकस। समझ आ रहा है? तो सबसे पहला आकृति क्या है, कोकस। मतलब कभी भी यदि बैक्टीरिया का आकृति कैसा रहे, आपका गोलाकार रहता है, क्या रहता है, गोलाकार, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोकस। एक गोला जैसा है तो मोनोकोकस 2 ठोक रहे तो डिप्लोकोकस 3 रहता है, 3 से अधिक रहे लाइन से एक ही लाइन में तो इसको क्या बोलोगे, स्ट्रेप्टोकोकस। और मान लो ऐसा गुच्छे के रूप में पाया जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाफाइलोकोकस। क्या बोलेंगे, स्टाफाइलोकोकस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, दूसरा एक शेप रहता है बैसिलस शेप। बैसिलस, कौन सा शेप, बैसिलस शेप, या इसी को हम लोग बोलते हैं रॉड शेप। रॉड रहता है ना, उसके जैसा शेप, बैसिलस शेप या रॉड शेप। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो रहता है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, ठीक है ना, इसी रूप में होता है, इसी रूप में पाया जाता है। क्लियर है ना? सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कौन से स्वरूप में पाया जाता है, बैसिलस या रॉड शेप। कैसे रहता है, बैसिलस शेप या ऐसा इस टाइप से रहता है, रॉड रहता है ना जैसे, ऐसा इस टाइप से, ठीक है, एक रॉड रहता है नॉर्मल, वैसी टाइप से शेप में रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैसिलस शेप। क्या बोलते हैं, बैसिलस शेप। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कौन से रूप में पाया जाता है, बैसिलस शेप में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर रहता है ना, ऐसे एनसीईआरटी इस टाइप का डायग्राम बनाया है इसके लिए, ठीक है, बैसिलस शेप। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कितना शेप हो गया मेनली आपका बैक्टीरिया का, 2 शेप। सबसे पहला कोकस, दूसरा हो गया आपका बैसिलस। बैसिलस शेप कैसे रहता है, रॉड शेप रहता है। कैसे रहता है, रॉड शेप। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ये भूलना नहीं, बैसिलस शेप कैसे रहता है आपका, रॉड शेप रहता है। चल नेक्स्ट तीसरा देखें क्या और कैसे कैसे हो सकता है बैक्टीरिया का, और कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है, स्पाइरुलम, स्पाइरुलम, ठीक है ना, यानी कि कैसे रहता है, सर्पिलाकार। यदि कैसा हो, सर्पिलाकार, ठीक है, बैक्टीरिया यदि कैसे दिखे, सर्पिलाकार, तो इसको बोलेंगे स्पाइरुलम। क्या बोलेंगे, स्पाइरुलम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, स्पाइरल शेप रहता है। स्पाइरल शेप मतलब इस टाइप से स्पाइरल रहता है ना, ये जैसे इस टाइप से, समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा टाइप से। तो स्पाइरल शेप यदि क्या रहे आपका, बैक्टीरिया रहे, क्लियर है ना, स्पाइरल शेप यदि आपका क्या रहा है, बैक्टीरिया रहे, तो इसको बोलेंगे स्पाइरिलम। क्या बोलेंगे, स्पाइरिलम। और कौन सा शेप हो सकता है, चौथा शेप देखो, विब्रियो शेप हो सकता है। कौन सा शेप हो सकता है, विब्रियो शेप। विब्रियो शेप बोले तो कैसा रहता है, ये कॉमा जैसा, कॉमा शेप। तुम लोग कॉमा बनाते हो कैसे बनाते हो, ऐसे करके बनाते हो, क्लियर है। अब इसको मैं थोड़ा सा लार्ज करूँ मान लो, तो ऐसा टाइप से दिखा सकता हूँ क्या मैं, ऐसे, समझ आ रहा है? तो ये जो शेप रहता है इसको हम लोग बोलते हैं विब्रियो शेप। क्या बोलते हैं, विब्रियो शेप। क्लियर है? तो मेनली कितना शेप हो गया आपका, 4। सबसे पहला कोकस, दूसरा बैसिलस, तीसरा स्पाइरुलम और चौथा कोकस। क्या होता है, कोकस। तो बैक्टीरिया का कितना शेप होता है, 4। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कौन से शेप का रहता है, बैसिलस शेप का। कौन से शेप का रहता है, बैसिलस शेप का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाएं, लिखो जल्दी 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 लिखो, लिखो। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जितने भी आपके क्या हों, प्रोकैरियोटिक सेल हों, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हों,
यूकैरियोटिक सेल, उसमें 3 स्ट्रक्चर पाया ही जाएगा। कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर पाया ही जाएगा? सबसे पहला स्ट्रक्चर है सेल वॉल। क्या है आपका? सेल वॉल, ठीक है ना। दूसरा है आपका क्या? राइबोसोम। और तीसरा है आपका न्यूक्लियोइड, ठीक है, ध्यान देना। क्या बोला हूँ? सॉरी, सेल वॉल बोल डाला क्या? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा न्यूक्लियोइड, और क्या आपका क्या बोला हूँ लास्ट? सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, और एक कौन सा चीज़? राइबोसोम। राइबोसोम, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, उसमें सेल मेम्ब्रेन पाया ही जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली पाया ही जाएगा। उसमें न्यूक्लियोइड मतलब क्या? आपका जो डीएनए है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल वो पाया ही जाएगा। और उसके अलावा क्या? राइबोसोम, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक। उन सभी में कॉमन से कौन सा चीज़ है? जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा? सेल मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियोइड रहेगा, और राइबोसोम रहेगा ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब मान लो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो जितना भी आपका बैक्टीरिया पढ़ोगे, जितना भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया, तो उसमें ध्यान समझना, राइबोसोम होगा ही होगा, उसमें न्यूक्लियोइड होगा ही होगा, और उसमें सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या? अच्छा, एक चीज़ भी याद रखना, माइकोप्लाज्मा जो पढ़ाया था, माइकोप्लाज्मा, और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पीपीएलओ। क्या पढ़ते हैं? पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा छोटा कोशिका इसी को माना गया है, 0.1 μm ऐसा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। मतलब इसका जो ध्यान से सुनना, माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, ध्यान दो, इसके स्ट्रक्चर में सेल वॉल क्या होता है? अब्सेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है? अब्सेंट। इस कारण इसका जो आकृति रहता है वो निश्चित नहीं रह पाता, क्योंकि निश्चित आकृति देने का कौन काम करता है? सेल वॉल। क्लियर है? इस कारण इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। पादप जगत का क्या बोलते हैं? जोकर बोलते हैं। जोकर क्या करता है? अलग अलग चेहरा बनाते रहता है, वैसे ये भी क्या करता है? अलग अलग शेप बनाते रहता है। कौन? तुम्हारा पीपीएलओ। कौन? पीपीएलओ, जो कि एक प्रकार का क्या है? माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा। पूरा डिटेल पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा क्या होता है और इसके बारे में भी। क्लियर है? तो बस इतने ही चीज़, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल क्या रहता है? इसमें अब्सेंट रहता है। क्या रहता है? अब्सेंट रहता है। आगे बढ़ जाएँ क्या? अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू जानते हैं, ठीक है ना। कैसे ओवरव्यू जानेंगे? ध्यान दो, मैं एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या कर रहा हूँ? बना रहा हूँ ना। इसको ध्यान से समझने का कोशिश करो। जैसे कि ये हम लोग बना रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहले इसके ऊपर क्या रहता है? सेल एनवलप रहता है। 3 लेयर रहता है। कितना लेयर रहता है? 3 लेयर। सबसे पहला लेयर ये, उसके बाद उसका कौन सा लेयर? ये दूसरा लेयर। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। दूसरा लेयर है ये, ठीक है। ये रह नहीं देता। 2 लेयर हो गया। एक और लेयर बनाते हैं हम लोग, तीसरा लेयर करते हैं। कौन सा लेयर है आपका? तीसरा लेयर। ऐसा 3 लेयर रहता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ऐसा 3 लेयर रहता है। सबसे पहला लेयर, दूसरा लेयर, एक तीसरा लेयर। यहाँ तक क्लियर है? सबसे जो बाहर का लेयर रहता है, सबसे बाहर का लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। यहाँ तक क्लियर है? सबसे बाहर का जो लेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद जो सेकेंड लेयर रहता है, ये फर्स्ट लेयर है क्या आपका? ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा जो आपका सेकेंड लेयर रहेगा वो होगा आपका क्या रहेगा? आपका सेल वॉल। क्या रहेगा? सेल वॉल। जो तीसरा लेयर रहेगा, सबसे अंदर वाला, थर्ड लेयर, ठीक है ना, वो होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है कि नहीं? पहला, दूसरा और ये तीसरा। क्लियर है? कितना लेयर होता है सबसे पहले बैक्टीरिया का? 3। तीनों के तीनों लेयर एक साथ ऐसे चिपका हुआ, ऐसा समझो ना, ठीक है। तो सबसे बाहर का लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा है क्या? सेल वॉल, और तीसरा है क्या आपका?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये तीनों को डायग्राम लास्ट टाइम बनाना ना, ठीक है। तीनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं क्या, सेल एनवलप, सेल एनवलप। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल एनवलप। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ध्यान से समझना ना, ये तीन चीज़ हो गया। उसके बाद जो बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ये ऐसे थोड़ा सा बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये इस टाइप से ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। पूंछे जैसे एक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैजिला। तो चौथा नंबर का स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, फ्लैजिला। क्या है, फ्लैजिला। यहाँ तक क्लियर है। एनवलप यानी कि बाहर से जो आवरण है, वो तीनों को मिला करके बोल रहा हूँ, सेल एनवलप। सबसे बाहर में ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा क्या है, सेल वॉल, और तीसरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है कि नहीं। ये सेल वॉल किस में नहीं होता है बोलूँगा मैं अभी, माइकोप्लाज्मा में। किस में नहीं था, माइकोप्लाज्मा में। क्लियर है, लेकिन हर बैक्टीरिया में उपस्थित है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका मोटाई जो रहता है ना, वो अलग अलग हो सकता है, और इसी के आधार पर हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव डिसाइड करते हैं। क्लियर है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो चौथा लेयर हो गया आपका क्या, फ्लैजिला, सॉरी चौथा अंगक हो गया क्या आपका, एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या, फ्लैजिला। क्या हो गया, फ्लैजिला। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो फ्लैजिला के बाद, ठीक है। फ्लैजिला के बाद है, ध्यान से समझना, एक ऐसा छोटा छोटा ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिम्ब्रिक। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिक। सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, नाम बस सीखो अभी तो। ये क्या है, फिम्ब्रिक। क्या है, फिम्ब्रिक। क्लियर है। फिंगर लाइक टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिक। ये आपका फ्लैजिला जो कि सिंगल होता है, और ये क्या है, फिम्ब्रिक। क्या है, फिम्ब्रिक। उसके बाद ये कौन से नंबर का हो गया, पाँचवा नंबर का स्ट्रक्चर। क्लियर है। उसके बाद छठवां नंबर का स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना। छठवां नंबर का एक और स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोल ऐसे बना देते हैं जैसे। यह है आपका पिलाई। क्या है, पिलाई। 6 स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है कि नहीं। सबसे पहला ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल, तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चौथा फिम्ब्रिक, सॉरी चौथा फ्लैजिला, पांचवा फिम्ब्रिक, छठवा क्या हो गया, पिलाई। ये जो हमारा अंदर का, ध्यान से समझना ना, अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी में क्या हो जाता है, ऐसा फोल्डिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐसे फोल्डिंग, और फोल्डिंग होकर के स्ट्रक्चर बनाता है, और स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया ये, क्रोमेटोफोर। ये फिर सॉरी इसको हम लोग हाँ क्रोमेटोफोर बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अंदर में ही एक और फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ अंदर में ही ये रहेगा आपका क्या, मीजोसोम। क्या बोलेंगे इसको, मीजोसोम। क्लियर है। ये 7वां, और ये हो गया आपका 8वां। 8 स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसमें ध्यान से समझना, इसका कोशिका द्रव्य तो अलग है कहानी, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पास क्या होगा, राइबोसोम होगा। क्या होगा, राइबोसोम। लिख देते हैं क्या रहता है यहाँ, राइबोसोम है। क्या है आपका, राइबोसोम। कौन से नंबर, 9वां नंबर का स्ट्रक्चर। क्लियर है। ये क्या है आपका, राइबोसोम। यहाँ तक क्लियर है। और इसमें क्या स्ट्रक्चर हो सकता है राइबोसोम के अलावा, राइबोसोम के अलावा एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें भोज्य पदार्थ संग्रह रहता है, इसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी कौन से नंबर का स्ट्रक्चर हो गया आपका, 10वां। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या रहता है, इसमें रहता है एक स्ट्रक्चर, ध्यान से समझना। इसमें क्या रहेगा, इसका खुद का डीएनए, जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाया नहीं जाता, डीएनए है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड। और मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा, ध्यान से समझना, इसमें मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। नाम सुने होंगे बहुत ज़्यादा, प्लाज्मिड। क्या होता है, प्लाज्मिड। क्लियर है। तो ये आपका स्ट्रक्चर 10वां हो गया था, ये 11वां, और ये 12वां नंबर का कौन सा स्ट्रक्चर है, ये प्लाज्मिड। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकता है, सबसे पहले सेल एनवलप, जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बना रहता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, और तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, इसकी का इनर फोल्डिंग होता है, तो मीजोसोम बनता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ठीक है ना। मीजोसोम एम से याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं ऊर्जा देगा। क्लियर है। और दूसरा होता है क्रोमेटोफोर, जो कि किसकी तरह काम करता होगा,
क्लोरोप्लास्ट की तरह, किसकी तरह काम करता होगा, क्लोरोप्लास्ट की तरह। यहाँ तक क्लियर है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फोल्डिंग से बने। उसके बाद यहाँ इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला जो गति कराने में सहायता होता है, फिम्बरी पाया जाता है, पिलाई पाया जाता है, फिम्बरी अटैचमेंट में सहायता करता है, पिलाई सेक्स ऑर्गन की तरह भी कार्य कर सकता है, पढ़ेंगे बाद में, और उसका बहुत सारा काम है, फिम्बरी और पिलाई, रियल है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका जेनेटिक मटेरियल रहता है न्यूक्लियोइड, उसके अलावा क्या रहता है इसमें, राइबोसोम, और क्या होता है इंक्लूजन बॉडी जो भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है, और मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा एक अन्य अनुवांशिक पदार्थ, यानी कि ये भी जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्लियर है। तो हम लोग को क्या करना है, ठीक है, एक एक करके पहले ग्लाइकोकॉलिस के स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद सेल वॉल का क्या होता है कहानी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्लैजिला का, फिम्ब्रिया का, फिम्ब्राई का, पिलाई का, ऐसा करके सबका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्लियर है। तो चलो डायग्राम पहले बना लो आप लोग, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। हेडिंग डाल लो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी।